वो एक बड़े से बंगले के दाखिली गेट पर कार पार्क करके उतरा और चौकीदार को अपना तारुफ करवाया। वो सर को खम देते उसे साथ लिए अंदर गया और सोफे की जानिब इशारा करके उसे बैठने का कहा। रोहान बैठने की बजाय चारों अतराफ का जायज़ा लेने लगा। वो एक बड़ी फैमिली फ़ोटो के सामने रुक गया था, जहां मियाँ बीवी और उनके 2 टीनेजर्स बच्चे मुस्कुराते हुए खड़े थे। रोहान के दिल में ठेस उठी। राना भाई इंसानों जैसी ज़िंदगी जीते तो आज उनकी भी ऐसी ही फैमिली होती। उसने दिल में सोचा और उदासी से सर झटका। तभी उसे भारी बूटों की चाप सुनाई दी। वो एड़ियों के बल मुड़ा और खुशगवार अंदाज में उन साहब से सलाम किया। वेलकम छोटे राना, वेलकम। महमूद शाहिद ने गर्म जोशी से उसे आगोश में भरते हुए कहा। उनके गले मिलकर अलग होते। रोहान खुलकर मुस्कुराया। मैं रोहान ही ठीक हूँ महमूद भाई, ये राना का लक़ब मुझे नहीं जचता। उसने सर दाह भरी और सोफे पर बैठ गया। सब खैरियत तो है रोहान? तुमने ऐसे इमरजेंसी में ख़ास तौर पर घर पर ही मिलने का क्यों कहा मुझे? महमूद शाहिद उसके सामने सोफे पर हाथ फैलाते बैठे और गौर से रोहान की हरकत का मुशाहिदा करने लगे। उन्होंने मुलाजिम को आओ भगत करने के लिए बुलाया, जो रोहान ने हाथ उठाकर मना कर दिया और उजलत में साफ साफ मुद्दा बयान करने लगा। महमूद भाई, मैं किरण को राना भाई से खुला दिलवाने में मदद कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद भी दरकार है, रोहान ने संजीदगी से कहा। महमूद शाहिद ने महजूज होते हुए अबरू उचकाए और ठोड़ी पर हाथ रखकर दिलचस्पी से रोहान की गुफ्तगू सुनने लगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बेला की वफ़ात के बाद आप राना भाई पर केस कर रहे थे। उन्हें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेला का कातिल साबित करना चाहते थे आप, लेकिन कर ना सके। मुझे वो सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए महमूद भाई। रोहान ने दिल गिरफ्तगी से आखिरी फ़िक्रा अदा किया और महमूद साहब के रद्द अमल का इंतज़ार करने लगा। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, वो भी एक कल की आई लड़की के लिए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। महमूद शाहिद ने इस्तेहज़ाइया मुस्कुरा कर चमकती आंखों से कहा। रोहान बेबसी से हंसा। राना भाई का दिमागी तवाज़ुन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उन्हें बर वक्त नहीं रोका गया तो तबाही मचा देंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर किसी तीसरे मजलूम की भी जान चली जाए। उसने सर्द आह भरते हुए कहा। तीसरा मासूम? महमूद साहब ने हैरानगी से अबरू उचका कर पूछा। जवाब में रोहान ने उन्हें किरण के मिसकैरेज की मुख्तसर रुदात सुनाई। लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? महमूद शाहिद ने बिजनेसमैन के से अंदाज में पैर झुलाते कहा। वो अपनी आंखों से राना मुबशिर के जवाल का आगाज देखकर बहुत मसरूर हुए थे। बेला के लिए इंसाफ, जो आप इतने सालों से नहीं दिला पाए, रोहान ने फखरिया मुस्कुराते हुए बाएतमाद लहजे में महमूद शाहिद की आंखों में देखकर कहा। महमूद शाहिद के अबरू फैल गए। उन्हें रोहान की बातों में संजीदगी और पुरअज़्म इरादे छलकते हुए दिखाई दिए। महमूद शाहिद से दस्तावेज़ात लेकर वो उनसे रुखसत लेता उनके घर से बाहर निकला। उनके घर से बाहर आया और पार्किंग में जाते हुए आर्यन को कॉल मिलाई। एक जगह मुअय्यन करके उसे वहां बुलाया और खुद भी कार सड़क पर निकाल ली। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों मेज़ पर आमने सामने बैठे थे। रोहान और आर्यन एक एक करके सारे कागजात देख रहे थे, जिसमें अखबारात के कटे आर्टिकल, बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, कुछ निजी चैनल के राना मुबशिर के खिलाफ इश्तहारात, बेला का जायदाद राना मुबशिर के नाम करने के डॉक्यूमेंट्स, महमूद शाहिद और बेला के वालिद शम्स डार के इंटरव्यूज़ के नोट्स, यहाँ तक कि बेला की उस पिस्टल का मॉडल और डिज़ाइन जो वो हमेशा उसके पास होती थी और उसके इंतकाल के दिन से गायब थी, सब मौजूद थे। आर्यन ने सारे कागजात एहतियात से वापस फाइल में बंद किए और रोहान के बुझे बुझे चेहरे को देखा, जो गहरी सोच में डूबा था। सर, आपको नहीं लगता कि राना सर बहुत बुरा फंसेंगे? मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। हमें ये दस्तावेज़ात अदालत में नहीं भेजने चाहिए, आर्यन ने तशवीश जाहिर करते हुए कहा। रोहान ने लंबी सांस ली और अपने जज्बात पर काबू पाया। मैं सब जानता हूँ आर्यन, लेकिन तुम शायद अब तक राना मुबशिर को ठीक से पहचान नहीं पाए। कोई छोटा मोटा केस हुआ तो वो MNA को एक फ़ोन कॉल मिलाएंगे और भारी रकम के साथ अपना मैनेजर उसके पास भेजेंगे और 1 घंटे में फिर से आज़ाद हो जाएंगे। जब वो किरण के लिए मेरी सास को 10 करोड़ दे सकते हैं तो अपने लिए तो पूरी दौलत दांव पर लगा देंगे। रोहान ने आज़ुर्दा अंदाज में अंदेशे से आगाह करते हुए उसे कहा। आर्यन को रोहान की आवाज़ में छलकती
तकलीफ नुमायां तौर पर महसूस हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि केस पूरी तरह हमारे हाथ में हो और किरण को भी कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए ये सब करना ज़रूरी है, उसने लब काटते हुए कहा। तो आर्यन ने उसे दिलासा देने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर नरमी से दबाव दिया। आप फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में कहाँ पड़ गए? आपको तो ISI में होना चाहिए था। क्या खुराफाती दिमाग पाया है? कर कैसे लेते हो इतना सब? आर्यन ने माहौल में बढ़ता तनाव कम करने के लिए हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। वो क्या है ना, फाइनेंस मेरा पेशा है और सबक आमूज नॉवल पढ़ना मेरा शौक। दोनों को मिक्सर में डाल दो तो बनता है रोहान। रोहान ने फखरिया अंदाज में कॉलर उचकाते हुए अपनी तारीफ में कहा। तो आर्यन की मुस्कुराहट सिमट गई। माजी की कुछ यादें ताज़ा हुई। उसे याद आया जब किरण रोहान के कमरे में उसकी नॉवेल्स कलेक्शन पढ़ती थी। एक आध दफ़ा तो कोई दिलचस्प कहानी आर्यन को भी सुनाई थी। उसने अपने रोहान से जज्बात छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया और शीशे के पार नजर आती ट्रैफिक जैम पर नजरें जमाई। चलो जल्दी से तुम ये फाइल वकील साहब को दे आओ, मेरी उनसे बात हो गई है, वो 1-2 दिन तक आगे की कार्रवाई से रूशनास करवा देंगे हमें। रोहान ने अपना फ़ोन बटवा और ग्लासेस उठाते हुए कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आर्यन उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ और मजबूती से फाइल थामे आगे बढ़ गया। कागजात जमा करवाने के 2 माह बाद जवाब मौसूल होना था। इन 2 महीनों के दौरान किरण पाबंदी से नमाजें अदा करती और हर नमाज में ये मामला खैर से निबट जाने की दुआएं करती। हर दिन गुजरने के साथ उसे राना साहब के रद्द अमल से खौफ महसूस होता। उसने अपने साथ रोहान और नूर की भी जिंदगी खतरे में डाल रखी थी। आर्यन और महमूद शाहिद की शमूलियत से तो वो बेखबर रहे थे। उस दिन सुबह सवेरे ही वकील साहब ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया था कि खुला के कागजात रोहान के दर्ज करवाई शराइत व ज़वाबित के मुताबिक तैयार होकर आ गए हैं। बस अब वो कागजात पर राना मुबशिर के दस्तखत करवा ले और अगली पेशी पर मिस किरण को भी एक दफ़ा जज के सामने हाजिर होना पड़ेगा। वकील साहब ने आंखों से चश्मा हटाते कहा। रोहान ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खुलेनामा की फ़ाइल देखी और मुसाफिया करता हुआ वकील साहब से रुखसत लेकर ऑफिस से बाहर आ गया। कॉरिडोर में चलते हुए रोहान ने मासूमियत से आर्यन को देखा। ऐसे मत देखो मुझे, मैं तो अगर उनके सामने भी गया तो मुझे शूट कर देंगे और जेली दस्तखत करवाने का सोचना भी मत मिस्टर जेम्स बॉन्ड। आर्यन ने नाक से मक्खी उड़ाते हुए हवा में हाथ उठाए और मशहूर जासूस का नाम लेकर रोहान को मुखातिब किया। रोहान उसकी बात का असर लिए बगैर स्पाट अंदाज में सामने चलता गया। उसे पता था कि ये काम उसके अलावा और कोई नहीं करवा सकता। आर्यन को भेजकर वो फाइल लिए वापस आ गया ऑफिस। अपने कैबिन में इस तराब में बैठा 11 बजने का इंतज़ार करने लगा। 11 बजे राना भाई को मीटिंग के लिए जाना था और वो सही मौका था उनका बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन करवाने का। राना भाई को उनके कैबिन के दरवाजे पर ही रोक कर उसने कहा, राना भाई, ये मेरे नए प्रोजेक्ट की बजट बिल पर आपके साइन चाहिए। रोहान ने हड़बड़ी में राना भाई को उनके कैबिन के दरवाजे पर ही रोक कर कहा। राना साहब ने जब्त करते हुए पहले रोहान को देखा, फिर घड़ी को जहां 11 बज चुके थे। उन्होंने तेजी से जेब से कलम निकाला और बिना उन्वान या कोई भी दस्तूर पढ़े सीधे सीधे साइन कर दिए और रोहान को परे करते कॉन्फ्रेंस हॉल की जानिब बढ़े। रोहान ने साइन देखकर सुकून की सांस ली और खुदा का शुक्र अदा किया। अगले दिन रोहान और किरण साथ में निकले थे। इतनी देर में आर्यन ने रोहान के लैपटॉप पर से राना साहब के लैपटॉप पर घर के कैमरे में कुछ टेक्निकल खराबी पैदा कर दी ताकि किरण के लौटने तक उसके घर में गैर मौजूदगी का उन्हें पता ही ना चले। अदालती कमरे में वकील साहब ने जज साहब के सामने किरण को राना मुबशिर के दस्तखत शुदा कागजात पेश किए और उसे साइन करने के लिए कहा। किरण ने लरसते हाथों से पेन उठाया। उसका दिल भर आने लगा। उसे राना साहब के साथ गुजारे 10 माह याद आए। शादी के पहले दिन से लेकर अब तक की हर याद उसकी आंखों में लहरा रही थी। अपने आप को रोने से रोकते वो लब काटने लगी। रोहान ने नज़रें घुमाकर उसकी जानिब देखा और उसके कंधे को हल्के से जुम्बिश देकर मुतवज्जो किया। किरण ने खुद को कंपोज करते हुए आसपास देखा, फिर पेपर साइन कर दिए। राना साहब ऑफिस का चक्कर काटकर अपने कैबिन में आए और नशिस्त संभाल कर लैपटॉप पर घर की मसरूफियात देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ खटक महसूस हुई। सफ़ा जाम हो गया था, उसमें कोई हिस्सो हरकत नहीं हो रही थी।
वो बार बार सफ़ा रिफ़्रेश करने लगे लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं दूसरी जानिब आर्यन रोहान के लैपटॉप पर बटन दबाते राना साहब की कोशिशें नाकाम करने में लगा रहा। जैसे ही किरण घर के अंदर दाखिल हुई और कमरे में जाकर चादर उतारी, यहाँ आर्यन ने क्लिक करके लॉक हटाया और राना साहब के लैपटॉप पर वीडियो बहाल हो गई। किरण को घर में मौजूद देखकर राना साहब को तसल्ली हुई। वो अपने काम में जुट गए। सारा मामला उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था। अब उन्हें पुलिस और अदालत के अगले इक़दाम का इंतज़ार था। जिस दिन पुलिस की रेड मुतवक्को थी, नूर सुबह सुबह ही किरण के कहने पर रोहान को अपने साथ लेकर बाहर चली गई थी। जब राना मुबशिर की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो रोहान नूर को सीधे एयरपोर्ट पर ले गया। नूर, तुम कुछ दिनों के लिए यूएस चली जाओ। एयरपोर्ट के पार्किंग में खड़े होकर रोहान ने नूर को हिदायत दी। लेकिन क्यों रोहान, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। नूर ने मुतफिक्र अंदाज में कहा। हाँ, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, रोहान ने अपना खदशा जाहिर करते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर अकेले नहीं जाऊंगी, नूर ने मुंह बिसोरते हुए कहा और हाथ बांधकर रुख मोड़ लिया। समझने की कोशिश करो नूर, अगर बात बिगड़ गई तो मुझे कुछ नहीं होगा। राना भाई मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन मंजर आम से गायब होना पड़ेगा। प्लीज़ मेरी खातिर, रोहान ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा। नूर ने अफसुर्दगी से उसे देखा और आबदीदा नज़रों से अपने शोहर के नज़दीक हुई। रोहान ने शफकत से उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उसका पासपोर्ट और टिकट पकड़ाया, जो वो 2 दिन पहले ही इस मौके के लिए तैयार करवा चुका था। नूर को अलविदा करते वो वापस कार में सवार हुआ और पुलिस स्टेशन की तरफ कार चला दी। एक इंसान के गलत रवैये ने सब लोगों की जिंदगियों में बवाल मचा दिया था। रोहान अपने बाप जैसे राना भाई से महरूम हो गया। नूर अपनी माँ से तो खफा थी, हादी भाई से भी राब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा था और अब रोहान से भी दूर जाना पड़ रहा था। किरण का हंसता बसता घराना उजड़ चुका था। आर्यन को प्यार में नाकामी मिली थी। बेला अपनी ज़िंदगी गंवा चुकी थी और खुद राना मुबशिर काल कोठरी में कैद हो गए थे। रोहान रोते रोते वहीं राना भाई के कमरे के फर्श पर ही सो गया था। सुबह सादिक के वक्त उसकी आंख फ़ोन बजने पर खुली। फर्श पर सोए रहने से उसकी कमर अकड़ गई थी। उसने अंगड़ाई लेते कमर को वर्जिश देते कॉल उठाई। वो नूर की कॉल थी। वो अपने अमेरिका पहुंचने पर उसे बाखबर कर रही थी। रोहान ने कुछ देर उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया, फिर फ़ोन बंद किया और गर्दन दाएं बाएं घुमाते दर्द कम करने की कोशिश करता अपने कमरे में गया। 9 बजे तक तैयार होकर वो अदालत के लिए रवाना हो गया। आज राना मुबशिर की पेशी थी। कोर्ट के सामने खुलबुली मची थी। मीडिया के लोग मजमा बनाए खड़े थे। जैसे ही पुलिस की वैन अदालत की हदूद में दाखिल हुई, मीडिया के एहलकारों ने वावेला मचा दिया। सब एक साथ राना मुबशिर की जानिब झपट पड़े, जिन्हें सिक्योरिटी के दायरे में अदालती हॉल में ले जाया जा रहा था। जर्नलिस्ट के रेले ने सवालों की बौछार शुरू कर दी थी, लेकिन राना मुबशिर खामोशी से तेज तेज आगे बढ़ रहे थे। वैसे ही रोहान पर भी सवालों की बरसात हो रही थी। वो अपने बॉडीगार्ड्स के घेरे में भागता हुआ अदालती हॉल में पहुंचा और अपनी नशिस्त पर जा बैठा। जज साहब ने सबका एहतराम वसूल करते हुए कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया। राना मुबशिर रोहान को नज़रअंदाज करते हुए स्पाट अंदाज में कटहरे में खड़े हो गए और सामने देखने लगे। अलबत्ता किरण मंजर आम से ओझल थी। उसकी सारी वकालत उसका वकील कर रहा था। कार्रवाई के चलते दोनों वकला में खूब बहस व मुबासा होता रहा और आखिर में मुकालमा ख़त्म होने लगा तो राना मुबशिर के वकील ने किरण के किरदार पर जुमले कसना शुरू किए। रोहान के अबरू तन गए, लेकिन वकील साहब ने आंख के इशारे से उसे जब्त करने का कहा तो रोहान ने जबड़े सख्त कर दिए और मुठियां भींच कर रुख मोड़ लिया। जज साहब, वो थी ही बदचलन औरत। राना साहब के निकाह में होकर भी दूसरे मर्दों से रवाबित रखे। राना साहब की पीठ पीछे छुप छुप कर वो गैर मर्दों से मिलती थी। ऐसी औरतें घर नहीं बसा सकती। वो बस अपनी हवस के लिए अलग अलग दर्जे के मर्दों को आजमाती हैं। वो तो, वकील साहब ने एक के बाद एक नाजेबा कलमात कहना शुरू किए। वो और भी जुमले कसता के राना साहब ने उसे मुखातिब किया। जाफ़र, उन्होंने तने हुए आसाब से घूर कर उसे देखा तो वो चुप हो गया। अदालती कमरे में सन्नाटा छा गया। जर्नलिस्ट की चहमी गोइयाँ भी खामोश हुईं। रोहान ने ताज्जुब से राना भाई को देखा।
जज साहब ने राना साहब को अपने वकील को चुप कराते देखा तो गौर से राना साहब की जानिब मुतवज्जो हुए। मिस्टर राना मुबशिर, आपको अपने दिफा में कुछ कहना है? जज साहब ने रोबदार आवाज में पूछा। राना मुबशिर ने नजरें घुमाकर उस अदालती कमरे में मौजूद सारे अफराद पर नजर दौड़ाई और अपने स्टाफ मेंबरान के अलावा उन्हें कई नए चेहरे भी दिखे। मीडिया रिपोर्टर्स की तनकीदी नजरें खुद पर महसूस की। आखिर की कतार में कोने की सीट पर उन्हें महमूद शाहिद बैठे हुए नजर आए। एक पल के लिए राना साहब को महमूद से हुआ आखिरी झगड़ा याद आया जिसमें उन्होंने राना साहब को उनके मुस्तकबिल से रूशनास करवाया था। राना मुबशिर ने सर्द सांस खारिज की और रुख जज साहब की जानिब किया। नहीं जज साहब, मुझे अपने दिफा में कुछ नहीं कहना। प्रोसिक्यूटर साहब के लगाए गए सारे इल्ज़ामात सच हैं। बेला की मौत से लेकर किरण की खुला के मुतालबे तक हर चीज़ की जिम्मेदारी मैं ही लेता हूँ। राना मुबशिर ने अपने उसी बाएतमाद लहजे में कहा। उनका एतराफ़ सुनकर रोहान और महमूद समेत सारे वकला और ख़ुद जज साहब भी दंग रह गए। रिपोर्टर्स की उंगलियां तेज़ी से उनका बयान दर्ज करने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं राना साहब? उनके वकील ने कटहरे के करीब आकर सरगोशी में कहा और बेबसी से पीछे खड़े DIG साहब को देखा जो दांत पीसते रह गए। आप ये एतराफ़ अपनी मर्जी से कर रहे हैं मिस्टर राना? जज साहब ने तस्दीक चाही। जी बिल्कुल जज साहब, मैं अपने पूरे होशो हवास में अपने हर जुर्म का एतराफ़ करता हूँ। मुअज़्ज़िज़ प्रोसिक्यूटर साहब ने जो शवाहिद पेश किए वो बिना किसी खोट के 100% दुरुस्त हैं। राना मुबशिर ने बिना किसी रद्द अमल का असर लिए सब जराइम कबूल कर लिए। उनकी शिकस्त का एहसार उनके चेहरे पर नुमायां तौर पर नज़र आ रहा था, लेकिन वो ज़ब्त किए खड़े रहे। दिफाई वकील ने तैश में आकर हाथ हवा में उठा दिए, कलम उछालता हुआ अपनी नशिस्त पर जा बैठा और राना मुबशिर की बेवकूफ़ी पर सर पकड़ लिया। जज साहब ने उनके सामने पड़े दस्तावेज़ात एक मर्तबा फिर मुशाहिदा किए और सबको चुप करवाकर फैसला सुनाने लगे कि सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए और भरी अदालत में राना मुबशिर का एतराफ़ सुनकर कि बेला शम्स पर तशद्दुद करके उन्हें खुदकुशी पर मजबूर करने और किरण जमील पर तशद्दुद करके उन्हें खुला के मुतालबे तक पहुंचाने में राना मुबशिर ज़िम्मेदार हैं। उसके अलावा अपने ऑफिस के कारकुनान और घर के मुलाजमीन पर भी जुल्म ढाने का जुर्म करते रहे हैं। यह अदालत राना मुबशिर को उनके जराइम के लिए 13 साल कैद की सज़ा और मिस किरण जमील को हक महर के 5 करोड़ अदा करने का हुक्म सुनाती है। जज साहब ने फैसला सुनाकर अदालत बर्खास्त कर दी। राना मुबशिर ने कुर्ब से आंखें बंद करके लंबी सांस ली और रोहान ने अफसुर्दगी से आंखें मूंद कर आंसू अपने अंदर उतारे। वकील उसके पास आया और उसे दिलासा देते हुए राना साहब की सज़ा कम करवाने का अपना वादा याद करवाया। वो सर को जुम्बिश देते हुए उठा और राना साहब की जानिब लपका जो पुलिस एहलकारों के हिसार में कोर्ट से बाहर जा रहे थे। राना भाई, आई एम सॉरी राना भाई, रोहान उनके गले लगकर रोते हुए बोला। राना मुबशिर अपने जज्बात काबू किए हुए रोहान को खुद से अलग करने लगे, लेकिन उसने मजबूती से उन्हें जकड़ रखा था। अदालती कमरे में अफरा तफरी ख़त्म करने DIG आगे आया और अपने 2-3 एहलकारों समेत रोहान को बाजुओं से जकड़कर पीछे घसीटने लगे। राना साहब उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुए तो सिक्योरिटी फोर्सेस सबको परे धकेलते उनको पुलिस मोबाइल तक ले गई और उनके सवार होते ही गाड़ी तेज़ी से रवाना हो गई। रोहान पीछे उनको पुकारता रह गया। वकील साहब उसको तसल्ली देते घर ले आए और उसके संभल जाने तक वहीं बैठे रहे। 3 माह की लगातार कोशिशों के बाद राना साहब की सज़ा कम करने की अर्जी मंजूर हो ही गई। इस दौरानिए में राना मुबशिर ने अपने स्टाफ और वकला की टीम को ख़ास हिदायत कर रखी थी कि कहीं भी इस केस में रोहान के मुलविस होने की खबर मीडिया तक ना पहुंचे। उनकी पर्सनालिटी तो मुतासिर हो गई थी, लेकिन रोहान के किरदार पर असर नहीं होना चाहिए, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते जर्नलिस्ट से दूर रहने की, और रोहान भी किसी भी किस्म का बयान देने से गुरेज करता रहता। नूर 1 माह बाद वापस आ गई थी। निगार बेगम अपने दोनों बच्चों की बेरुखी के बाइस काफ़ी बीमार रहने लगी। किरण की ही नसीहत पर नूर ने अपनी मामा को मुआफ़ कर दिया था और फिर से राब्ते बहाल कर लिए। आज राना मुबशिर की आखिरी पेशी थी जिसमें उनकी सज़ा की मुद्दत कम करवाने का फ़ैसला किया जाने वाला था। 13 साल की बजाय कम करवा
قید 9 سال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ رانا مبشر نے اسی مدت تحویل کو منظور کیا جو پہلے دن متعین کیا گیا تھا۔ روحان رانا مبشر کی سرزوری پر تپ کر رہ گیا۔ پھر بھی 2 گھنٹے ججوں اور وکلا سے منہ ماری کر کے اس نے کھانا پینا گھر سے بھجوانے اور ہر ہفتے ان سے ملنے آنے کا فیصلہ منظور کروایا، جس پر رانا مبشر نے خاموشی اختیار کر لی۔ عدالتی نظام سے نکل کر ایک جگہ وہ دونوں بھائی رکے۔ رانا صاحب نے مینیجر کے ہاتھ سے فائل لے کر روحان کو تھمائی، جس میں انہوں نے ساری پاور آف اٹارنی اس کے نام کر دی تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے میرے رانا بھائی واپس چاہیے۔ پلیز رانا بھائی، آپ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، مجھے بہت ہرٹ ہوتا ہے۔ روحان نے فائل کی بجائے ان کے ہاتھوں کو تھام کر التجا کی۔ رانا مبشر زخمی مسکرائے۔ 3 ماہ میں ہی داڑھی اور سر کے بال خاکی پڑ گئے تھے، رنگ پھیکا ہو گیا تھا۔ ان کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے وہ۔ رانا بھائی نے فخریہ انداز میں روحان کو کندھوں سے تھاما۔ مجھے ناز ہے تم پر، تم نے خون کے رشتے سے زیادہ انسانیت کے جذبے کو ترجیح دی۔ اتنی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ I'm proud of you۔ انہوں نے روحان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ انہوں نے رخ موڑ کر نور کو تنبیہ کرتے کہا اور جاتے جاتے پھر سے روحان کو مخاطب کیا، اور تم میری بہو کو زیادہ تنگ مت کرنا۔ انہوں نے جاتے جاتے روحان کا کان کھینچ کر اسے ہدایت دی اور بھیگی آنکھوں سے وین کی جانب گامزن ہوئے۔ کاش انہیں پہلے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوتا تو آج یہ دن ہی نہ دیکھنا پڑتا۔ نور نے کپ کپاتی زبان سے بہتے آنسوؤں سے کہا۔ روحان نے لب کاٹتے ہوئے نور کو چپ کروانے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور کار کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کھلی فضا میں کھڑی تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ موسم گرما کی رات تازہ ہوا اسے بہت مسرور کر رہی تھی۔ اپنی مرضی کا سادہ سا قمیص شلوار پہنے، سر پر چادر اوڑھے، وہ آج عدت کا دورانیہ پورا کر کے 4 ماہ 10 دن بعد گھر سے نکلی تھی۔ سر آسمان کی جانب اٹھائے وہ آنکھیں موندے اپنی آزادی کے اس پل کو محسوس کرنے لگی تھی جب اس کی آواز سنی، تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ۔ آرین نے دھیمے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ کرن نے چمکتی آنکھیں کھولیں اور پورا مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ تھینک یو، اس نے خوش دلی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے اپنے دستاویز تھامے جو دوسرے سرے سے آرین نے مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ کرن کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ اس نے زور لگانا چاہا لیکن ٹکٹ پھٹ جانے کے خوف سے نہیں کھینچا اور متعجب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ آرین نے دل گرفتگی سے پوچھا۔ وہ اب بھی کرن کے فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ کرن نے اسی طرح پاسپورٹ کا سرا تھامے ہوئے سامنے دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، میرے لیے اب یہاں کچھ نہیں بچا، میرا جانا ہی بہتر ہے۔ کرن نے اسی بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اس کے اندر کی ڈری سہمی لڑکی کو وہ ختم کر کے اب بااعتماد مضبوط اعصاب کی مالکن بن چکی تھی۔ آرین نے پاسپورٹ کا سرا چھوڑا اور ہاتھ پہلو میں گرائے اس کے آمنے سامنے آ گیا۔ کرن، میرا پرپوزل اب بھی موجود ہے، میں اور تم، اس نے پر امید انداز میں کہا۔ کرن کے ماتھے پر شکن دوہرائی۔ پلیز آرین، اس کے آگے ایسا کچھ مت کہنا جس سے میرے قدم پتھر ہو جائیں۔ میں اور تم اچھے دوست ہیں، میں تمہاری بہت قدر کرتی ہوں۔ کرن نرمی سے اسے سمجھانے لگی، مجھے رہائی دلوانے میں تم نے جس قدر روحان کی مدد کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ بہت احسانات ہیں تمہارے مجھ پر۔ کرن چلتی ہوئی 2 قدم آگے گئی۔ آرین اپنی جگہ منجمد کھڑا رہا۔ لیکن آرین، اب میں اپنے لیے جینا چاہتی ہوں۔ بچپن سے شادی ہونے تک چچی کے اشاروں پر ناچتی رہی اور پھر رانا مبشر کے۔ مجھے کبھی خود سے اپنے لیے جینے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اپنی خواہشات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، آرین منہ بنائے وہیں کھڑا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی واپس اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آرین نے پہلے اپنے ہاتھ میں کرن کا نرم لمس محسوس کیا، پھر مایوسی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم بہت اچھی لائف پارٹنر ڈیزرو کرتے ہو اور مجھے یقین ہے بہت جلد وہ تمہیں مل بھی جائے گی۔ جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی، پر تمہیں کہیں بھی اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رانا کو 13 سال قید ہوئی ہے۔ آرین نے اسے پھر روکنے کے لیے جتن شروع کیے۔ آرین، میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ چچی کے اور پھر رانا مبشر کے پنجرے میں رہ کر اکتا گئی ہوں۔
اب میں الگ ملک جا کر نئے لوگوں سے ملنا چاہتی ہوں، اپنی الگ پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ تم ہمیشہ سے چاہتے تھے نا میں اپنی مرضی کی مالکن بنوں، تو اب مجھے میرے طریقے سے جینے دو، کرن نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آرین اس سے اور بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا، ترکی گئے، خلا سے ملنے والی رقم سے میرے لیے وہاں گھر لیا، میری مستقل رہائش کروائی، ایک لائبریری میں جاب بھی کروا دی۔ تھینک یو آرین، میں تمہاری بہت مشکور ہوں، کرن نے خوشی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اپنے نئے سفر کے بارے میں سوچ کر ہی وہ مسرور ہو رہی تھی۔ میری ایک نصیحت مانو گے؟ کرن نے معصومیت سے آرین کو دیکھ کر کہا۔ آرین بغیر کسی تاثرات کے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا رہا۔ تم اپنے گاؤں واپس چلے جاؤ، 2 وقت کی روٹی ہی صحیح لیکن اپنوں کے ساتھ رہ کر کھاؤ۔ اس عمر میں تمہارے ماں باپ کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، تمہارے پیسوں کی نہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی ماں کی پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لو، کرن نے مسکراتے ہوئے ابرو اچکا کر کہا۔ آرین منہ بسوڑتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ آرین، اینٹ سے بنا مکان تب گھر بنتا ہے جب اس میں اپنے ہوں، رشتے ہوں، پیار ہو، خوشی ہو، سب دکھ سکھ میں ساتھ ہوں۔ تمہارے ماں باپ کو وہ گھر چاہیے، تمہارے بیوی بچے ہوں، ان کا دل لگا رہے گا، سہارا دینے بیٹا پاس ہو، وہ کمائی چاہیے انہیں، تمہاری یہ دولت شہرت نہیں۔ کرن نے ہمدردی سے اسے رشتوں کا، اپنی فیملی ہونے کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا، جو کرن کے پاس نہیں تھے۔ آرین نے افسردگی سے لب بھینچے اور اسے دیکھتا رہا۔ چلو اب منہ صحیح کرو، مجھے ہنسی خوشی رخصت کرو، میں تمہارے ساتھ گزارے ان لمحوں کو بھی یادگار بنانا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ گزارے گئے ان لمحوں کو بھی یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ کرن نے اس کا ہاتھ جھنجھوڑ کر اس کے سر پر تھپکی دیتے ہوئے مخاطب کیا اسے۔ آرین نے پلکیں جھپکا کر خود کو کمپوز کیا اور مسکرا کر کرن کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، اس نے اسے دعا دیتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگے۔ ایئرپورٹ کے دروازے پر پہنچ کر کرن نے اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کروایا اور آرین سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اندر جانے لگی۔ آرین نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے اسے بائے کہا اور پلٹ گیا۔ کرن سنجیدہ انداز میں آنسو روکتی ایئرپورٹ کے چمکتے فرش پر سامنے چلتی رہی اور مڑ کر دیکھنے سے گریز کرتی رہی۔ وہی آرین چلتے چلتے رکا اور بھیگی آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا، پر کرن سامنے چلتی رہی، وہ نہیں پلٹی تھی۔ آرین جانتا تھا وہ ایک دفعہ پھر اسے کھو چکا تھا، اور اس دفعہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ سرد آہ بھرتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور واپس مڑا، ہاتھ جیب میں ڈال کر تیز تیز چل کر سڑک پر آ گیا۔ پاکستان میں روحان نے بزنس کی ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے لی تھی، کسی پر کوئی پابندی نہیں تھی، کام کے وقت کام اور تفریح کے دوران سب مل جل کر ہنسی مذاق کرتے۔ رانا مبشر سینٹرل جیل میں تھے، پچھلے 6 سالوں سے وہ اس کوٹھڑی کی 4 دیواری میں قید تھے جیسے انہوں نے مظلوموں کو رکھا تھا۔ روحان اپنے وعدے کے مطابق ہر ہفتے رانا بھائی سے ملنے جاتا، باقاعدگی سے ان کی صحت اور آرام کا خیال رکھتا۔ دونوں بچوں کی بے رخی سے نگار بیگم کافی بیمار ہو گئی تھی۔ امریکہ سے لوٹنے کے بعد کرن کے کہنے پر نور نے اپنی ماما کو معاف کر دیا تھا اور اپنی نگرانی میں نگار بیگم کی دیکھ بھال کرواتی رہی، جس سے ان کی صحت میں کچھ بہتری آ گئی۔ رانا صاحب 6 سال میں بہت خاموش ہو گئے تھے۔ روحان جب ان سے ملنے کے لیے جاتا تو صرف وہی گویا ہوتا، اپنے بچوں کی شرارتیں گنواتا، ان کی ویڈیوز دکھاتا۔ نور بھی کبھی کبھار ملنے آ جاتی، لیکن بچوں کو لانے سے خود رانا صاحب نے منع کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے کیے کا برا اثر بچوں پر پڑے، اور نہ جیل کی سنگت ان کی تربیت پر اثر انداز ہو۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مشغول تھے، کوئی خوش، کوئی دکھی، کوئی مجبور تو کوئی قید میں بند، لیکن زندگی اور وقت کا سفر اپنے مقررہ رفتار سے رواں دواں تھے۔ کرن نے اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتوں کا مثبت انداز میں مقابلہ کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے طریقے سے نام اور عزت کمانا سیکھ لیا۔ وہ پروفیشنل رائٹر بن چکی تھی اور اسی انداز میں چلتی گاڑی میں آ کر بیٹھی اور ہلکی بارش سے تر ہوتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اگلا مرحلہ اسے کس طرف لے جاتا، پر وہ ہر امتحان کے لیے اب تیار تھی۔